31 है ना। ये मूल संविधान में आपका मौलिक अधिकार था। पॉइंट क्लियर। और मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपको छीन नहीं सकता। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, न कम कर सकते। अगर कोई कम करता है, छीनता है, तो आप अंडर आर्टिकल 226 और 32 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और कोर्ट आपके अधिकार को वापस कराएगी, दिलवाएगी। राइट। एक अमेंडमेंट हुआ संविधान में, वह है 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, इतने ज्यादा अमेंडमेंट हुए। इस संशोधन ने ये जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से निरसित यानी अमेंडमेंट कर दिया, हटा दिया और एक सांविधिक या विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया अनुच्छेद 300 का में। राइट। इसे समझने के लिए आपको केस समझने पड़ेंगे। जब संविधान बना, कोई भी चीजें पूर्ण नहीं होती, बदलाव चाहिए। राइट। 1978 के पहले बहुत सारी घटनाएं आई। बहुत ज्यादा घटना के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जहां पर जो बातें आएगी वहां पर ही करेंगे, तो बातें समझ में आ जाएगी। एक सन्यासी है, केरल में। उनका नाम है केशवानंद भारती। राइट। इसने पूरे संविधान की रूपरेखा ही बदलवा दी। केरल में एक शंकराचार्य है, केशवानंद भारती। उनका अपना मठ है, एडनीर मठ, आज भी है। केरल सरकार एक कानून ला रही है, केरल की विधायिका एक कानून ला रही है। कानून यह है कि जो मठों के पास जमीन है, संपत्ति है, उसे सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए केरल सरकार ऑक्युपाई करेगी, और जो भूमिहीन है, जिन्हें जमीन नहीं है, लैंडलेस हैं, उन्हें जमीन बांटेगी और उस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह खोले जाएंगे। पॉइंट क्लियर? इतनी बातें। ये केरल सरकार का लैंड एक्विजिशन बिल है। जी, केरल सरकार इस आधार पर कानून ला रही है कि आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है, सरकार को संविधान ने निर्देश दिया है कि आप विकास के लिए ऐसा काम करें, सामाजिक आर्थिक न्याय लाएं। तो इस आधार पे केरल की गवर्नमेंट एक कानून ला रही है। इनके बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह थे, इनके कॉलेज थे, जिसमें नाट्य का, नृत्य का, ये सारे शिक्षा दिए जाते थे, संगीत वगैरह का। क्योंकि ये सनातन थे, हिंदू परंपरावादी थे, जिसे शंकराचार्य भी बोला गया। इनकी जमीन जायदाद खतरे में आ गई। बहुत सारे जमीन थे। एक संवैधानिक सलाहकार थे नानी पालकीबाला, बहुत बड़े वकील, वरिष्ठ।
उनसे इन्होंने राय लिया, केशवानंद भारती ने, जो एडनीर मठ के सन्यासी थे, राइट। उन्होंने राय दिया कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14, 19, 26, चूंकि आपके अधिकार कोई न्यून नहीं कर सकता, कोई कम नहीं कर सकता और छीन नहीं सकता, आपका फंडामेंटल राइट्स है। इतनी बात तो समझ में आ गई। 14 में क्या है, 19 में क्या है, हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है, उसको आपको अप्लाई करना होगा, राइट। हमने पहले बोला यूपीएससी का ट्रेंड वही होता है जहां पे ट्विस्ट है वहीं पर टेल है, सीधी सीधी बातें नहीं होती। इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, अदरवाइज ना के बराबर आप उसे मान के मत चलो, सीधा तो हर कोई कर लेगा। सो आपका मूल अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत, पहले 226 के तहत ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में ये हार जाते हैं, राइट। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। वकील इनके हैं नामी पालकीवाला। इसके पहले और भी बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने क्या पीरियड बताया, 1978। कुछ कहानी बता देता हूं आपको। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और एक केस आया था शंकरी प्रसाद का। वो केस क्या था, हाँ, शंकरी प्रसाद का आया था। आईजी गोलकनाथ वगैरह और केसेस हैं जिसे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कहां पर क्या है। अभी सिर्फ क्योंकि हमें आपको समझा देना है संपत्ति का अधिकार है क्या, आज उसकी स्थिति ऐसा क्यों हो गया, राइट। 1978 के पहले एक 42वां संविधान संशोधन हो रहा है, ये हो रहा है 44वां, एक हो रहा है 42वां 1976 में। 1975 में आपातकाल लग रहा है हिंदुस्तान में, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की सरकार है। कोर्ट बार बार एक इनिशिएटिव ले रही है इंदिरा सरकार के विरुद्ध में, राइट। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के बारे में कोर्ट मान रही है कि ये बहुत सारा तानाशाही रवैया अपना रही है, यानी अपने अनुकूल देश को चलाना चाहती है। कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षण कर रही है। कोर्ट मुस्तैदी से खड़ा है कि आप जनता के अधिकारों को संरक्षित कैसे रखें। कोर्ट के नजर में इंदिरा गांधी की सरकार का निर्णय मनमर्जी भरा लग रहा है। इसके पीछे और भी कहानी है। कहानी यह है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई है प्रधानमंत्री बनने के पहले, चुनाव जीत गई है। एक उनके विरुद्ध लड़ रहे थे चुनाव राजनारायण, करीब 1 लाख कुछ वोटों से चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी जीत गई। राजनारायण ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि इनकी जो जीत हुई इंदिरा गांधी की, वो दुर्भावना से वहां का जो जिला कलेक्टर है, राइट, उन्होंने धन का दुरुपयोग किया और इंदिरा गांधी को जिताने में मदद की, इसलिए जीत गई। जनता पार्टी के थे राजनारायण और एक कांग्रेस की थी। यह मुकदमा चला कोर्ट में। हालात क्या हुआ, जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट इलाहाबाद, जज हैं
जज का नाम है जगमोहन लाल सिन्हा। ये जज है, इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा करा देते हैं और जैसे आज उनके इलेक्शन को अवैध करार कर दिया जाता है। इतने नहीं करा, 6 साल के लिए डिवार्ड कर दी। 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जैसे आज राहुल गांधी के साथ हुआ। 6 साल के लिए संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इंदिरा गांधी के साथ यही काम हुआ। यह एडिशन हो रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। लेकिन इंदिरा गांधी भी संविधान की जानकार थी। हमारा संविधान यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो थी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता है 6 महीने, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तब भी 6 महीने टाइम है। आप भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर कहीं से सदस्यता लेना जरूरी हुआ, करना होगा। तो एक समस्या तो यहां ही इंदिरा गांधी पर आरोप लगा सत्ता का दुरुपयोग करने का। सत्ता का दुरुपयोग हुआ ना कि आपने अधिकारी, जिला कलेक्टरों, एसपीओ से अपना काम करवाया और चुनाव जीत गए, राइट। और दूसरा, उसने मुकदमा लड़ा चुनाव में, उन्हें अवैध ही नहीं करार करा, बल्कि 6 साल के लिए आप सांसद नहीं रह सकते। सांसद नहीं रह सकते तो प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकते। राइट, बहुत बड़ी इशूज आए। परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन हो रहा है। उधर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, फिर ऊपर से चले जाएंगे बातें। ये सब इशू डिस्कशन तब होगा जब पूरा संविधान पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन आपको आईने की तरह दिख जाएगा। ये संविधान संशोधन किया जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने जुडिशरी के पर काट दिए। क्योंकि बराबर टकराव किसमें चल रहा था? न्यायपालिका और सरकार में। इंदिरा गांधी का मत, इंदिरा गांधी सरकार की पार्ट हुई। हमने तो पर्सन का नाम लिया ना, बेसिकली भारत सरकार जो अपने हिसाब से चल रही थी। तो ये बहुत सारे काम होते रहे। अल्टीमेटली बात आ गई 44वां संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन में जो फैसला हुआ, लगभग सबको पलट दिया। 44वां संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार आई, बिल्कुल सत्ता का स्वरूप बदल रहा है। इसमें और बहुत सारी चीजें आई। इंदिरा गांधी ने जो जूनियर जो जज थे A.N. रॉय, हम लोग बात कर रहे थे केशवानंद भारती का, चले गए इंदिरा गांधी के पास। केशवानंद भारती का जो मुकदमा कोर्ट में आया तो मैंने बोला संविधान की बारीकियों को समझा जाने लगा। 13 जजों की बेंच बैठी, सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच बैठा, अभी तक नहीं बैठा इतना बड़ा, और लगभग 6 महीने बहस चली। संविधान की एक एक पार्ट को समझा गया, जिसमें बहुत सारे जज सरकार के पक्ष में थे और बहुत सारे जज सरकार के विपक्ष में थे। यानी 7/6 13 हो गया ना, पर निर्णय हुआ। यानी 7 जज क्या कर रहे हैं? संपत्ति के अधिकार पर अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। उन्होंने कहा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में सरकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को छेड़ नहीं सकती। अब बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक क्लियर नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब जुडिशरी वर्डिक्ट पर डिपेंड है। धर्मनिरपेक्षता, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। जो अभी तक कोर्ट ने फैसला किया वो भी एग्जैक्ट नहीं है। कल कुछ और बातें बोले उसे मानना पड़ेगा, राइट। स्वतंत्र चुनाव, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में है, राइट। कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके, लोकतंत्र छोड़ करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसमें जो सरकार का पक्ष लेने वाले थे, एक जज थे जिनका नाम था एन रॉय, राइट। 7/6 का अंतर हुआ ना, यानी ये 6 में थे। काफी दलीलें करी सरकार के पक्ष में, क्योंकि वकालती होगी तो अपने अपने आर्गुमेंट होंगे वकीलों, लेकिन अल्टीमेटली जीत हो गई किसका? 7 वाला का। निर्णय ले लिया गया और संविधान में संशोधन कर दिया गया। करने के बाद भी 1975 में, ये उनका नाम भूल रहा हूं मैं, जेन रॉय जो जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में काफी वकालत की थी। इसलिए 2 सीनियर जजों को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही बनेगा जो प्रायोरिटी में सीनियरिटी में है, यानी 1 2 3 4 5, यहां पर जो है वही ये बनेगा, 5वां रैंक लाएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, नीचे वाला को कर दी, और वहां पर थे एन रॉय, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। फिर जुडिशरी और कार्यपालिका में स्टार्ट हो गए लठमलट। जुडिशरी ये कह रही है कि आप मेरे क्षेत्र में इंटरवीन कर रहे हो, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, और सरकार यहां पर कुछ और खेल खेल रही है। इसलिए आज भी एनजीएससी एक कानून आया है 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसकी बात आगे चर्चा करेंगे जब जुडिशरी पढ़ेंगे। जजों की अपॉइंटमेंट के लिए, अभी जज की अपॉइंटमेंट जज ही करता है, बात समझ आई? जज की अपॉइंटमेंट जज ही करता है, नाम प्रेसिडेंट का होता है, उसकी एक कॉलेजियम बनी है। तो उसमें भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने लाया था कि जजों की अपॉइंटमेंट में हम वैसे व्यक्तियों को रखें, कार्यपालिका के मेंबर हो, मंत्री भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दी। नल एंड वॉइड का मतलब है असंवैधानिक करार कर दिया, जिससे न्यायपालिका प्रभावी हो जाएगी और जो मिनिस्ट्री है अपने मर्जी के व्यक्ति को जज बना देगा और निर्णय अपने हित में, फैसला अपने हित में करा देगा। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हैंडल नहीं हो पाएगा संविधान का। इसलिए प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद भी इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया। पॉइंट क्लियर है? इन्हें तो बना दिया गया और बाद में चूंकि इस आधार पे केशवानंद भारती यहां पर चुनाव हार गए, इलेक्शन हार गए। अब इसे हारना भी नहीं कहो, हारना तो उस रूप में कहेंगे कि उन्होंने जो मुकदमा लाया था, दायर किया था, लेकिन देश को एक नई मिसाल दे गए। संविधान में संशोधन कर दिया गया। भाई आप बताओ कि देश में स्कूल कॉलेज कहां से बनेंगे? सारी संपत्तियां जमींदारों के पास है, उद्योगपतियों के पास है, स्कूल कहां बनेगा? सड़कें कहां से निकलेगी? और ये आपका मूल अधिकार है। और मूल अधिकार क्या है? न्यायिक वाद युग है, यानी आपके अधिकार को कोई चीज कर ही नहीं सकता। अब उल्लंघन यह भी हो गया कि अनुच्छेद 14 कह रहा है समता का अधिकार, तो किसी के पास बहुत संपत्ति, किसी के पास कुछ नहीं है, तो समता कहां से है? एक तरफ से संपत्ति का अधिकार है, मेरे पास नहीं है,
तो मैं कोर्ट जा सकता हूं ना कि मुझे दो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का विरोध भी है, स्वतंत्रता का अधिकार का भी विरोध भी है। अब जो मेन केस आई, हमने आपको बोला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 26 है। वो कह रहा है कि कोई भी धार्मिक संगठन अपनी स्कूल कॉलेज की स्थापना कर सकता है और उसका प्रबंध भी कर सकता है। चल अचल संपत्ति का खरीद फरोख्त कर सकता है। तो एडनीर जो मठ था केशवानंद भारती का, उन्होंने दलीलें दी कि आर्टिकल 26 में मेरा एक मौलिक अधिकार है। हम संपत्ति का नियोजन कैसे करेंगे, जो चल अचल संपत्ति है सरकार कैसे लेगी, क्योंकि मेरा तो मूल अधिकार है। और इस संपत्ति का अधिकार, संपत्ति जो है एडनीर मठ का, मेरे लिए नहीं है, ये पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए है, राइट। चल अचल संपत्ति का मैनेजमेंट मैं खुद करूंगा, क्योंकि संविधान ने आर्टिकल 26 में हमें अधिकार दिया है, हमें उसे प्रबंध करने का अधिकार दिया है, मैनेज करने का हमें अधिकार दिया है, दिखा दिया ना पहले। इसलिए लेकिन अल्टीमेटली मोरारजी की सरकार ने संविधान में संशोधन करवा दी। इसलिए आज संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हट करके कहां चला गया, विधि का अधिकार। विधि का अधिकार का मतलब होता है कि सरकार आपकी संपत्ति को एक्वायर कर सकती है। अभी सुनते हैं ना, जैसे अभी सुन रहे थे कि किसानों की जमीन लिया जाना है, सड़क निकालनी है, राइट, हॉस्पिटल बनाने हैं, तो सरकार क्या करती है कि सरकार का नेचर लोकतांत्रिक है। किसान की जमीन है या आपकी जमीन है, ये आपका विधिक अधिकार है, हम विधि बना के आपकी जमीन को ले सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, जनता का, किसान का हित नहीं होगा, हम उसके मुआवजा देंगे, उसे नौकरी देंगे। अगर मान लो ये बात माना जाता जो केशवानंद भारती चाहते थे, तो देश का विकास कैसे होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए बहुत सारे तत्व इसके अंतर्गत संशोधन कर दिए गए। इसलिए मैंने बोला केशवानंद भारती केस बहुत बड़ा केस है और भारत के संविधान में एक दिशा निर्देश दे दिया, और ये एवरीडे लाइफ में काम होते रहता है। संविधान में कमियां हैं, जनहित याचिकाएं जाते रहती हैं, उसे समझा जाते रहता है, संवैधानिक बेंच है उस पर काम करते रहती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, आप समझ गए केशवानंद भारती किस 31 से 300 का में आ गया, यानी आप सरकार उसे नियमित कर सकती है, ले सकती है, लेकिन आपका हित नहीं करेगी। सरकार का नेचर ही कल्याणकारी है। आप देखते नहीं कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ गया तो सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है, निःशुल्क हॉस्पिटल की व्यवस्था है, सब कुछ है ना। और ये 1963 में हुआ है केशवानंद भारती का केस, 1973 में, 63 नहीं 73।